हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। आज हमारा टॉपिक जो है वो सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड है। ये टॉपिक बहुत टिपिकल लगता है सबको, आज तक मतलब समझ में नहीं आया किसी को। तो आज जो इस टॉपिक में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने की कोशिश करूंगी और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम इस पर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो ये 2-3 वीडियो में कवर होगा। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो संगीत के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो सौंदर्य शब्द बना है संगीत में, सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य शास्त्र जो होता है इसको एस्थेटिक कहा जाता है। एस्थेटिक। और ये एस्थेटिक शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का है। किस भाषा का है? ये ग्रीक भाषा का। एस्थेटिक शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का है और इसका जो मूल नाम है एस्थेटिक का मूल नाम जो अगर आता है वो आता है एटोटिका। एटोटिका, ठीक है। और फिर इसको एस्थेसिस बोला जाने लगा। एस्थेसिस बोलने लगा। फिर बाद में इसे एस्थेटिक बोला गया। एस्थेटिक जिसका अर्थ होता है इंद्रिय बोध। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? इंद्रिय बोध। ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। इसका मूल नाम है एटोटिका। ठीक है, और एस्थेसिस, फिर इसका एस्थेसिस शब्द हुआ, बाद में इसको एस्थेटिक कहा जाने लगा। ये कि मतलब इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का मतलब ये लिया है कि जिस चीज को करके या जिस चीज को करके हमारी इंद्रियां खुश होती है, हमारी इंद्रियों को सुख मिलता है, वही सौंदर्य है ना। एस्थेटिक का मतलब इन्होंने इंद्रिय बोध से लिया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि सौंदर्य शास्त्र को वैसे ललित कलाओं में ही रखा गया है कि ललित कलाओं को करते समय जब हमें किसी चीज का सुख मिलता है, जब हमें अच्छा लगता है, तो वही सौंदर्य है। ललित कलाएं के 3 प्रकार हैं। ललित कलाओं के प्रकार जो है वो 3 है। वैसे ललित कलाएं 5 होती है लेकिन इसके प्रकार अगर पूछे जाए तो 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला आता है श्रव्य कला, दूसरा आता है दृश्य कला और तीसरा अगर पूछा जाए तो होती है श्रव्य और दृश्य दोनों। श्रव्य और दृश्य, ठीक है। श्रव्य कला के अंतर्गत अगर रखा जाए तो श्रव्य कला में हम क्या कर सकते हैं? श्रव्य कला में अगर हम रखें तो इसमें हम रखें काव्य को और संगीत को। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए संगीत किसके अंतर्गत आता है तो श्रव्य कला के अंतर्गत आता है। और दृश्य कला में जो आता है वो आता है दृश्य कला में जो आता है वो आता है स्थापत्य कला, व्यवहारिक कला, चित्रकला, वास्तुकला। ठीक है, दृश्य कला में कौन कौन से होते हैं? स्थापत्य आती है, व्यवहारिक आती है, चित्रकला आती है और वास्तुकला आती है। जबकि श्रव्य और दृश्य में कौन कौन आता है? नाटक आता है और आता है नृत्य। नाटक आता है और आता है नृत्य। ठीक है, श्रव्य कला कौन सी मानी गई? काव्य और संगीत। दृश्य कला स्थापत्य, व्यवहारिक, चित्रकला, वास्तुकला को माना गया है। श्रव्य और दृश्य दोनों को जो माना गया है वो है नाटक और नृत्य। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये शब्द सबसे पहले किसने यूज किया। तो एस्थेटिक शब्द जो है, सौंदर्य शब्द जो है वो सबसे पहले यूज किया था बाउमगार्टन ने। सौंदर्य शब्द का सबसे पहले किसने किया था? बाउमगार्टन ने इसका अर्थ लिया था इंद्रिय बोध से। इंद्रिय बोध से, इंद्रिय सुख की चेतना बोल सकते हो आप। इंद्रिय सुख की चेतना कि मतलब जिस चीज को करने से हमारी इंद्रियों को सुकून मिलता है, हमारी इंद्रियां खुश होती हैं, वही सौंदर्य माना है बाउमगार्टन ने। यानी इंद्रिय सुख की चेतना बोल सकते हो, इंद्रिय बोध भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा इनके बारे में। इंद्रिय बोध के अर्थ में लिया, इंद्रिय बोध के अर्थ में इन्होंने लिया। ठीक है, बाउमगार्टन ने इंद्रिय बोध बोल सकते हो, इंद्रिय सुख की चेतना भी बोल सकते हो आप।
उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे जो आते हैं पर्सन, वो आते हैं हीगेल। हीगेल आते हैं। हीगेल का मानना था, हीगेल जो थे वो ये कहते थे कि जो सौंदर्य होता है, सौंदर्य जो होता है वो ललित कलाओं के अंतर्गत आता है। सौंदर्य जो आएगा वो ललित कलाओं के अंतर्गत आएगा, ललित कलाओं के अंतर्गत आएगा। कि मतलब ललित कलाएं जो हम करते हैं उनको करने से जो हमारी इंद्रियों को सुख मिलता है। ललित कलाएं मैंने आपको बता दी, नृत्य बता दी, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, है ना। ये जो करते समय जब हमें सुख की अनुभूति होती है तो वो सौंदर्य है। कि मतलब अगर हम आज कोई गाना बना रहे हैं, आज हम कोई गाना सॉन्ग बनाते हैं, वो सिर्फ काव्य होता है, ठीक है, एक तरह से काव्य होता है। लेकिन जब हम उसमें अपना रिदम देते हैं, उसमें हम अपने राग कौन सी डाल रहे हैं, तो वो एक तरह से सौंदर्य बन गया, ठीक है, वो सौंदर्य हो गया। इसको इन्होंने इस तरीके से कहा है कि आज स्थापत्य कला जो होती है उसमें भी कितनी बारीकी से काम किया होता है, तो वो भी एक सौंदर्य है। कि मतलब उन्होंने सिर्फ इनको ललित कलाओं में माना है, सौंदर्य को सिर्फ ललित कलाओं में माना है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि सौंदर्य कला को संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत रख लिया गया, सौंदर्य कला को संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत रख लिया गया। सौंदर्य कला को माना गया कि ये संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कि मतलब जिस भी चीज को देखकर हमें अच्छा लगता है वही सौंदर्य है। कि वो कोई भी चीज हो सकती है। कि मतलब आज आपको कोई ड्रेस बहुत पसंद है और अगर आपको सडनली वो मिल जाती है तो वो एक उत्तेजना सी होती है आपके मन में, तो वो भी एक सौंदर्य है। उनका मानना ये था कि हीगल कहते थे कि संपूर्ण, इन्होंने ललित कलाओं से तो माना ही है लेकिन बाद में फिर इसको संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत रख लिया गया कि जिस भी चीज को देखकर हमें अच्छा लगता है वही एक सौंदर्य है। सौंदर्य शास्त्र को आप, सौंदर्य शास्त्र के बारे में इतना याद रखिएगा, ठीक है। एस्थेटिक शब्द का अर्थ ही यही है कि सौंदर्य सुख की चेतना, इंद्रिय सुख की चेतना, इंद्रिय सुख की चेतना। जो जो मेन बातें हैं वही बताएंगे हम आपको, इतने ज्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग ही आती है, इसमें थोड़ी सी टिपिकल सी है लैंग्वेज, तो इजी वे में समझाने की कोशिश करिए। सौंदर्य कला को बाद में संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत रख लिया गया क्योंकि ये ललित कलाओं के अंतर्गत इसलिए रखते थे क्योंकि इसके अंदर हमारी एक मेहनत सी लगती है। इसमें अगर हमने कुछ बनाया है उसमें वो मेहनत दिखती है कि अगर कुछ बना रहे हैं, अगर हम गाना भी कोई सुनते हैं आज तो उसमें भी मेहनत होती है, तो उसे हम अपने तरीके से, होते तो वर्ड्स ही हैं लेकिन हम बनाते तो उसे अपने तरीके से हैं, तो वो भी एक सौंदर्य है, वो असली सौंदर्य है। उनका मानना ये था। लेकिन बाद में अब जो माना जाता है ना, इसका सौंदर्य शास्त्र का अर्थ जो माना जाता है संपूर्ण क्षेत्र से माना जाता है कि जिस भी चीज को देखकर हमें अच्छा लगता है वो ही सौंदर्य है। क्योंकि भारत के लोगों ने इसमें इतना सौंदर्य शास्त्र में थोड़ा बहुत ही दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है, थोड़ा बहुत बताया है, अरस्तु भी बताते हैं। लेकिन पहले के जो थे ना, ये जो थे चीनी चीनी संगीतज्ञ बोल सकते हो आप, और साइकोलॉजी के जो थे ना, उन्होंने इनको इस तरीके से ही बताया है, ललित कलाओं में सौंदर्य का अर्थ है, ठीक है। हीगेल नाम के एक पर्सन थे, हीगेल ने एक बताया द फिलोसफी ऑफ आर्ट, फिलोसफी ऑफ आर्ट, इनका ये याद रखना ग्रंथ, ठीक है। ये हीगेल ने लिखा द फिलोसफी ऑफ आर्ट। वो कहते थे कि सौंदर्य जो है ना वो ललित कलाओं से ही संबंधित है, होना चाहिए। सौंदर्य जो है वो सिर्फ ललित कलाओं में ही, ललित कलाओं से ही संबंधित है। सौंदर्य को उन्होंने ललित कलाओं को के अंतर्गत ही रखा है कि ललित कलाओं को करने से जो हमें अनुभूति होती है आनंद की, वही सौंदर्य है। उनका मानना ये था। किसका मानना है? ये हीगेल का। ये इसमें इन्होंने लिखा द फिलोसफी ऑफ आर्ट, इनका ग्रंथ आ जाता है। इन्होंने ललित कला के अंतर्गत रखा है कि उसमें हमें अपनी कुछ कल्पना करनी होती है, अपनी कल्पना से हम जो, यानी इन्होंने कल्पना भी बताया कि अपनी कल्पना से जो चीज हम करते हैं वही सौंदर्य है। तो ललित कलाओं में ज्यादातर कल्पना ही होती है। ललित कलाओं में हम अपनी कल्पना से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो हीगेल का मानना ये था, ललित कलाओं के अंतर्गत उन्होंने कल्पना, अपनी रचना, ठीक है, वैसे माना है। द फिलोसफी ऑफ आर्ट, इनका बस ये ग्रंथ आपको याद रखना है इनके बारे में। और लैंगर आते हैं, अगले आते हैं लैंगर। लैंगर का 1953 में इनका आया था ग्रंथ, 1953 में लैंगर ने लिखा, 1953 में
फीलिंग एंड फॉर्म, फीलिंग एंड फॉर्म। इसमें ये बोलते थे, लैंगर ने क्या बताया कि भाव को बताया इन्होंने, यानी एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन को इन्होंने सौंदर्य बताया, एक्सप्रेशन को इन्होंने सौंदर्य बताया है, यानी भाव को, भाव को इन्होंने सौंदर्य बताया। ये इन्होंने इसलिए बताया, आज आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है, आज आपका कोई फेवरेट, इन्होंने 1953 में इनका आया था ग्रंथ फीलिंग एंड फॉर्म, उसमें इन्होंने ये बताया लैंगर ने, वो कहते थे कि आपके एक्सप्रेशन ही बताते हैं कि आपको उस चीज को करने में कितना आनंद आ रहा है, तो वो सौंदर्य है। उनका मानना ये था कि मतलब आज आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है, जब आप उसको गाओगे आपके फेस पे वो एक अलग ही चीज दिखती है। अगर आज आपको डांस करना पसंद है तो जब आप उसको करोगे तो भाई आपको लगता है कि बस आपका डांस ही आपका सब कुछ है। तो उनका कहना था कि उसके अंदर जो जिस पर्सन को करते समय जब हम उसके एक्सप्रेशन देखते हैं तो वो ही सौंदर्य है। यानी इन्होंने सौंदर्य को क्या बताया, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन को आप भाव बोल सकते हो, अभिव्यक्ति भी बोल सकते हो, सॉरी भाव बताया इन्होंने, भाव को इन्होंने बताया सौंदर्य को। और क्रोच नाम के एक पर्सन थे, क्रोच नाम के, वो सौंदर्य को क्या बताते थे, अभिव्यक्ति, उन्होंने अभिव्यक्ति को सौंदर्य बताया। सौंदर्य को क्या बताया उन्होंने, अभिव्यक्ति को उन्होंने सौंदर्य बताया। लैंगर ने 1953 में इनका ग्रंथ आया था फीलिंग एंड फॉर्म, इन्होंने भाव को सौंदर्य का, सौंदर्य शास्त्र का बताया। उन्होंने भाव को इंपॉर्टेंस दी है कि इंसान के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो ही सौंदर्य है। इनके बारे में इतना याद रखना। अब अलग अलग बातें इसके बारे में हमें सुनने को मिलती है। भारत के विचारक जो थे ना वो ये कहते थे, भारत के विचारक सोचते थे कि भारत के विचारकों ने सौंदर्य के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो वो पता सौंदर्य को काव्य के अंतर्गत रखते थे, काव्य के अंतर्गत, कि वो काव्य को सौंदर्य मानते थे। पहले के जो थे ना टाइम के पर्सन सौंदर्य को, काव्य को ही सौंदर्य मानते थे, ठीक है। लेकिन काव्य तो क्या है कि आप काव्य को तो आप काव्य के टाइम, काव्य के एक्सप्रेशन से बता सकते हो, काव्य से ही तुलना कर सकते हो कि इसमें क्या है। उसको ललित कला को तो आप काव्य से नहीं नाप सकते ना, ललित कला में तो आप काव्य का सौंदर्य कैसे देखोगे, ललित कला में तो आप काव्य को कर ही नहीं सकते। काव्य से तो आप काव्य का ही बता सकते हो, काव्य से काव्य को ही एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये काव्य कला ही मानी, ये काव्य कला है। काव्य कला में आप सौंदर्य को नहीं रख सकते, उन्होंने काव्य कला को सौंदर्य बोला है। हालांकि वैसे तो वो कहते थे कि ललित कला को करके जो हमें अनुभूति होती है सुख की, वही सौंदर्य है। ललित कला को करने से जो सौंदर्य हमें मिलता है वही सौंदर्य है। ये काव्य कला को सौंदर्य के अंतर्गत नहीं रख सकते। काव्य और संगीत दोनों से एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं, काव्य और संगीत जो है वो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। काव्य और संगीत जो है वो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। वो कहते थे काव्य और संगीत जो होता है ना वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब मूर्ति कला को भी, अब संगीत के क्षेत्र में किस किस ने कैसे संगीत के बारे में कौन कैसे बोलता है सौंदर्य के लिए, तो मूर्ति कला को भी संगीत से संबंधित माना जा सकता है। मूर्ति कला को भी मूर्ति कला और संगीत में समानता होती है। मूर्ति कला और संगीत जो होता है उन दोनों में समानता होती है। वो भी कैसे होती है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे कि मूर्तियां जो होती है उसमें कईयों में अगर आपको संगीत का वैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह दिख जाते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि वो ऐसे ही बजाते होंगे। हमारे माइंड में वो कल्पना सी होने लग जाती है। तो मूर्ति कला को संगीत से संबंधित इसलिए माना है क्योंकि मूर्तियां जो होती हैं उसमें संगीत की मूर्तियों को भी हम नृत्य करते हुए देखते हैं, संगीत करते हुए दिखाते हैं मूर्तियों को, तो कहीं ना कहीं से मूर्ति कला और संगीत में समानता है। और कुछ कहते हैं चित्रकला और संगीत में भी समानता है, वो भी है, क्योंकि चित्रकला में कई बार ऐसा होता है कि आज तानसेन को हमने तानसेन का नाम सुना है, तानसेन जी का, लेकिन हम उन्हें जानते तो नहीं, हमने देखा तो नहीं है। लेकिन आज अगर आप उनका कोई डायग्राम ऐसा देख लेते हो चित्रकला से रिलेटेड कि वो ऐसे महफिल लगी हुई है और वो बीच में बैठ के बजा रहे हैं, गा रहे हैं, तो हमारे माइंड में वो वैसी ही इमेज बन जाती है कि रियल में ऐसा ही होता होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि चित्रकला और संगीत भी एक दूसरे से बहुत संबंधित है। और चित्रकला और स्थापत्य कला भी संगीत से संबंधित है। स्थापत्य कला को भी संगीत से, स्थापत्य कला और संगीत का भी संबंध माना है इन्होंने।
स्थापत्य कला और संगीत का भी संबंध माना है, क्योंकि स्थापत्य कला में दीवारों वगैरह पे अगर संगीत की आकृतियां बना रहे हैं तो हम उसको वैसे ही एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते लेकिन उसमें स्थापत्य पर अगर वो चीज़ बनी हुई है, दीवारों पर वो चीज़ बनी हुई है, तो हम उसको उसी तरीके से इमेजिन करने लग जाते हैं कि हाँ रियलिटी में ऐसा ही होता होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो स्थापत्य कला और संगीत भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कुछ कहते हैं कि सौंदर्य शास्त्र जो है वो इंद्रिय बोध से प्राप्त सुख है। सौंदर्य शास्त्र जो है वो इंद्रिय बोध से प्राप्त सुख है। सौंदर्य शास्त्र जो है वो इंद्रिय बोध से प्राप्त सुख है। इंद्रिय बोध से प्राप्त सुख, ठीक है, सुख। और कुछ कहते थे कि सौंदर्य जो है वो ललित कलाओं से प्राप्त सुख है। सौंदर्य जो है वो ललित कलाओं से संबंधित है। सौंदर्य जो है वो सिर्फ ललित कलाओं से संबंधित है। और वैसे कहते हैं कि सौंदर्य को ना, सौंदर्य जो है ना वो क्या नाम है, मनोविज्ञान में थोड़ा बहुत यूजफुल, मनोविज्ञान के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन सौंदर्य जो है ना मनोविज्ञान का विषय नहीं हो सकता। सौंदर्य जो है ना वो मनोविज्ञान से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। सौंदर्य जो है ना मनोविज्ञान के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, के लिए थोड़ा सा यूजफुल हो सकता है, थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन हम सौंदर्य को मनोविज्ञान का अर्थ नहीं, सौंदर्य को मनोविज्ञान से कनेक्ट नहीं करेंगे। कुछ लोगों की अलग अलग बातें हमें देखने को मिलती है। कुछ इंद्रिय बोध से सुख मानते हैं, कुछ ललित कला से संबंधित मानते हैं, और कुछ सौंदर्य मनोविज्ञान के लिए वो कहते हैं कि मनोविज्ञान सौंदर्य से संबंधित नहीं हो सकता। ठीक है, ये इतना आप इनके बारे में याद रखना। हीगेल नाम के पर्सन आते हैं। कुछ संगीत और स्थापत्य कला को भी साथ में माना गया है। संगीत और स्थापत्य कला को दोनों को संबंधित माना गया है। स्थापत्य कला को एक दूसरे से संबंधित भी माना गया है। वो भी माना गया है, मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो दीवारों पर, अगर आप दीवारों पे कल्पना की हुई है, संगीत का अगर एनवायरनमेंट बना दिया तो आप उस टाइम पे पहुंच जाओगे ना कि रियलिटी में यही था। कि मान लो अगर आज तानसेन की अगर आप कहीं जाओगे तो वहां पर आपको ऐसी आकृति देखने को मिलेगी, तो आप वही टाइम में पहुंच जाओगे कि यार सच में ऐसा था क्या, तानसेन जी ऐसे बजाते थे, तानसेन जी ऐसे गाते थे, तो वो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब वो क्या है, हीगेल नाम के एक पर्सन थे। हीगेल जो थे ना वो कहते थे, उन्होंने संगीत और स्थापत्य का करते हुए बोला है। हीगेल तो जो थे ना वो स्थापत्य कला को बोलते थे फ्रोजन म्यूजिक, फ्रोजन कला, फ्रोजन कला, फ्रोजन आर्ट। फ्रोजन आर्ट वो इसलिए बोलते थे फ्रोजन आर्ट। स्थापत्य कला को वो बोलते थे फ्रोजन आर्ट, यानी जमा हुई कला। जमा हुआ आर्ट, क्योंकि स्थापत्य कला स्थिर होती है ना, स्थापत्य कला को फ्रोजन आर्ट बोला है। और जो संगीत कला है उनको इन्होंने बोला फ्लाइंग आर्किटेक्चर। फ्लाइंग हिंदी में लिख देती हूँ, फ्लाइंग आर्किटेक्चर, यानी फ्लाइंग आर्किटेक्चर का मतलब है बहता हुआ संगीत। ये हीगेल ने बोला है फ्लाइंग आर्किटेक्चर यानी बहता हुआ संगीत, बहता हुआ संगीत। हीगेल ने इसको संगीत को स्थापत्य कला से कनेक्ट किया है, लेकिन संगीत को इन्होंने फ्लाइंग आर्किटेक्चर कहा है, जबकि स्थापत्य कला को उन्होंने फ्रोजन आर्ट कहा है। क्योंकि फ्रोजन आर्ट इसलिए कहा है कि जमी हुई कला है, कि एक जगह पे स्थिर है, यानी ये स्थूल है। इसको स्थूल कला बोला है उन्होंने, अति स्थूल कला बोला है, अति स्थूल कला। और जो संगीत है इसको इन्होंने सूक्ष्म कला बोला है, सूक्ष्म कला। संगीत को इन्होंने सूक्ष्म कला बोला है, सूक्ष्म कला। संगीत को फ्लाइंग आर्किटेक्चर कहा है, बहता हुआ संगीत, और सूक्ष्म कला कहा है इन्होंने। इतना आप याद रखना कि संगीत को स्थापत्य कला से इन्होंने इस ऐसे कनेक्ट करा है कि हीगल स्थापत्य कला को फ्रोजन आर्ट बोलते थे, जमा हुआ आर्ट बोलते थे, संगीत को फ्लाइंग आर्किटेक्चर बोलते थे, यानी बहता हुआ संगीत, और इसको सूक्ष्म कला बोला गया, सूक्ष्म आर्ट बोला गया। इतना आप इनके बारे में याद रखना।
एक उमार खैयम नाम का ग्रंथ है, उमार खैयम नाम का एक ग्रंथ है। उसके अंतर्गत काव्य, उसके अंतर्गत ये है कि वहाँ का जो उसमें जो क्या है ना, वो बुक है ना, वो सारी ही काव्य है, यानी उसमें सिर्फ पिक्स वगैरह हैं, उसके अंदर सिर्फ फोटोज वगैरह हैं और उसी से वो पूरी बुक बनी हुई है। तो आप ये कह सकते हो कि काव्य में भी सौंदर्य है, काव्य में सौंदर्य ऑफ कोर्स है, क्योंकि हमें पिक को देखकर वैसा ही इमेजिन करने लग जाते हैं। ये उमार खैयम नाम की किताब है, ये सिर्फ चित्रों पर आधारित है, सॉरी चित्रकला से आधारित है, ये चित्रकला पर ही है, यानी पूरे इसमें सिर्फ डायग्राम ही है। और ये इसको भी उन्होंने सौंदर्य बता दिया। वो कहते हैं कि ना डायग्राम तो एक पिक में सौंदर्य जो हो सकता है वो एक पिक के अंदर भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने चित्रकला में सौंदर्य बताया। ये उमार खैयम नाम की बुक है, जिसमें सिर्फ पूरी आर्ट ही आर्ट है, उसमें कोई वर्ड्स वगैरह नहीं है, और उस आर्ट से ही वो पूरी चीज समझ में आ जाती है कि वहां पे उस चीज में क्या था। तो ये बोल सकते हो आप, इसलिए बोल सकते हो सौंदर्य तो चित्रकला में भी है, ठीक है। उसको देखकर भी हमारी इंद्रियां जागृत होती है, उसको देखकर भी हमारा मन खुश होता है। उमार खैयम, ये बुक आप याद रख लेना। रामचंद्र शुक्ल है एक जो, रामचंद्र शुक्ल है, वो कहते हैं काव्य एक व्यापक कला है, काव्य एक व्यापक कला है, काव्य को व्यापक कला माना इन्होंने, ठीक है। काव्य एक व्यापक कला है, रामचंद्र शुक्ल है इनका ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल ने ये बात बोली है, इतना आप इनके बात याद रखना। चिंतामणि नाम का इनका एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि काव्य एक व्यापक कला है, काव्य एक व्यापक कला है। अब काव्य और संगीत को भी एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, काव्य और संगीत को भी एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, काव्य को और संगीत को भी एक दूसरे से संबंधित माना जाता है कि ये दोनों भी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। गाइस ये वाली वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, आज सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है मैंने, पहले इतना आप पढ़ लो, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से बनते बता दिया मैंने इसमें। अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे आपसे कि पहले के जो विचारक थे, पाश्चात्य विचारक सौंदर्य के बारे में क्या बोलते हैं। उसके अगली वीडियो में हम बोलेंगे, डिस्कस करेंगे कि भारतीय विचारकों के क्या ख्याल है सौंदर्य शास्त्र के बारे में। थैंक यू सो मच। ये वाली वीडियो देखिए, अभी 30 मिनट्स की हो गई है, इसलिए मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी, नहीं तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव एंजॉयड टू माई क्लास। थैंक यू सो मच।